What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रहा है BRICS। तो यहां पर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, यहां पर ये इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है BRIC, बोला जाता था इसको साउथ अफ्रीका के ऐड होने से पहले 2009 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्रिएट किया गया ब्रिक कंट्रीज के द्वारा, एक तरीके से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के तौर पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन। करेक्ट आंसर क्या है? ABCFD। करेक्ट आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? यहां तक तो सही है कि यहाँ पर ब्रिक बोला जा रहा था स्टार्टिंग में, पर लेकिन साउथ अफ्रीका 2009 में नहीं 2010 में ऐड हुआ। इसके बाद में यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 कंट्री हो गई जिसको आज के में ब्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और 2010 में ऐड हो गया साउथ अफ्रीका। तो इसको आज के में आप लोग ब्रिक कंट्री बोलते हैं। इसी के साथ में जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर आ गया NDB, इसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट। 2014 में इसके बारे में बात की गई, और 2015 में फिर यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसको आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं, जो रिसेंटली अभी इसकी मीटिंग चल रही है उससे रिलेटेड। इसकी अभी 11वीं यहां पर मीटिंग चल रही है ब्राजील के अंदर में। तो ब्राजील के अंदर 11वीं मीटिंग चल रही है, और 12वीं जो इसकी मीटिंग होगी वो होगी रसिया के अंदर 2020 यानी कि 2020 में। तो कई सारी बातें यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली खुद का ब्रिक बॉन्ड बनाने की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से एक ऐसी करेंसी जैसे यूरोपियन यूनियन की यूरो करेंसी है, ऐसे यहां पर जो ब्रिक कंट्री है वो अपना खुद की करेंसी बनाने की कोशिश करें, ताकि जो डॉलर है उसको यूज करते हैं तो उससे यूज करना बंद कर दें और अपनी खुद की करेंसी यहां पर यूटिलाइज करने लगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यूएसए को साइड में करने का या दरकिनार करने का एक सॉल्यूशन खोजा जा रहा है यहां पर। तो आंसर इसका बी हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। निष्ठा प्रोग्राम यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो कि इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, यानी कि टीचर की ट्रेनिंग कर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करेगा, अच्छे टीचर सामने निकल कर आएंगे। इनिशिएटिव है अपने ही तरीका एक, जिसके द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किए जाते हैं नेशनल लेवल पर सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, यानी कि एक तरीके से ऑल इंडिया लेवल पर एक ऐसा लेवल होना चाहिए एजुकेशन का, ताकि सब लेवल पर सही तरीके से हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जा रही है। निष्ठा यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से एक देखिए दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला गया है। तो यहाँ पर जो समागम शिक्षा केंद्र जो समागम शिक्षा स्कीम है उसके तहत यहाँ पर इसको एक तरीके से स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 1 3, सी बोला गया 2 3, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहाँ पर डी, सारी की सारी यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये जान लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं, यानी कि दोनों पैसा देते हैं किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर ओनली सेंटर अकेला पैसा देता है, स्टेट से कोई पैसा नहीं लेना पड़ता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। निष्ठा एक प्रोग्राम है जहां पर बात की जा रही है किस तरीके से टीचर की जो ट्रेनिंग है उनको कर एक अच्छा एजुकेशन लेवल हम लोग अपनी कंट्री में डेवलप कर सकें। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम, जिसके बेस पर हमारी कंट्री में एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये 1920 के लिए यहां पर भी स्टार्ट किया गया स्कीम, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंसर डी हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक बेसिकली यहां पर स्टेटमेंट जो है ये सरल के बारे में। तो क्या है सरल? यहां पर ये रूफ टॉप सोलर पैनल के बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो जो छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया सरल यानी कि स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, सरल की फुल फॉर्म है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है सरल ये क्या है बेसिकली। तो यहां पर आप लोगों को 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें आप लोगों को चेक करना होगा। तो ये है स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, बोला जा रहा है नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये अपने ही तरीका एक इंडेक्स है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है कि राज्य के अंदर में किस तरीके से जो फैसिलिटीज हैं रूफ टॉप सोलर डेवलपमेंट का, यानी कि कौन सा राज्य किस तरीके से यहाँ पर सोलर डेवलपमेंट कर रहा है जो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। गुजरात के द्वारा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन अभी सरल इंडेक्स में देखने को मिली। गवर्नमेंट का जो सेट टारगेट है ये 40 गीगावाट का है रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी बनाने के लिए रूफ टॉप 2022 तक। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 3 ओनली। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? ये नीति आयोग के द्वारा तैयार नहीं किया गया। यहाँ पर ये जो तैयार किया गया है यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जिसको MNRE आप लोग बोलते हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। सेकंड बोला गया गुजरात के द्वारा टॉप किया गया, तो गलत स्टेटमेंट है। कर्नाटका के द्वारा फर्स्ट रैंक देखने को मिली, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पर गुजरात और चौथे पर है आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। कुछ और बातें अगर इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिले तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि 2022 तक का जो टारगेट है उसमें ये टारगेट रखा है कि हमारी कंट्री में 175 गीगावाट कैसे अचीव की जा सकती है। 175 गीगावाट में से यहां पर अगर आप लोग देखेंगे 100 गीगावाट जो सोलर पैनल जनरेट करने की बात की जा रही है, बाकी के 75 जो गीगावाट है इसमें अलग तरीके से विंड एनर्जी वगैरह और दूसरी एनर्जी होगी। और जो सोलर है यहां पर ये 100, इसमें से 40 है रूफ टॉप। तो यहां पर रूफ टॉप की बात की जा रही है, तो एक तरीके से डिवीजन के अंदर डिवीजन यहां पर किया गया है। इस तरीके से आप लोग आइडिया रखिएगा। ये अभी फिलहाल का जो टारगेट है 175 गीगावाट है 2022 तक का, तो ये आप लोग कंफर्म रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है जन औषधि सुविधा के बारे में। तो जन औषधि जो सुविधा है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है कि जो जन औषधि सुविधा है यहां पर ये सैनिटरी नैपकिन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसको PMBJP भी यहां पर बोला जा रहा है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये बायोडिग्रेडेबल है, जब भी यहां पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो यहां पर डिस्कार्डेड की जा सकती है, यानी कि एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि पॉलिथीन की तरीके से नहीं है, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रहे। ये जो है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट एट जन औषधि जो केंद्र होते हैं वहां पर। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1 2 3। आंसर क्या है? ABCFD। आंसर यहां पर सही ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये काफी लोअर कॉस्ट पर है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि एजुकेशन जो हेल्थ है वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर बहुत ज्यादा लोअर कॉस्ट पर हो, ताकि हर एक इंसान उसके लिए पैसा पे कर सके। तो हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो परियोजना है ये इसी बात पर फोकस दे रही है ताकि जो जेनरिक दवाई है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, वो भी सस्ती कॉस्ट पर, जो कि स्टैंडर्ड दवाई होती है वो काफी महंगी होती है, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये एक तरीका है यहाँ पर लोगों तक एक आसान और सस्ती दवाई पहुंचाने का। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है संसाधन हैकाथॉन के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहां पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि हमारी कंट्री में जो एक तरीके से दिव्यांगन है, जिनको किसी न किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है देखने में, चलने में या फिर किसी और प्रॉब्लम में, उनके लिए टॉयलेट स्मार्टर और इसी के साथ में मोर एक्सेसिबल और इजिली यूजेबल चीजें बनाई जाएगी। यानी कि ऐसा एक तरीका करा जाएगा जिसके बेस पर उनको जो सुविधा रहे वो आसानी से फैसिलिटी को यूज कर सकें। नीति आयोग इस इनिशिएटिव का पार्ट है। इस हैकाथॉन में यहां पर देखा गया बेसिकली किस तरीके से इनोवेशन और सॉल्यूशन इकोनॉमिक टॉयलेट यहां पर बनाए जाए कम्युनिटी के रूरल और अर्बन एरिया में यूज करने के लिए। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ABCFD।
सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगर थोड़ा सा और इसके बारे में जान लिया जाए तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव है ये ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन कोलैबोरेट करके अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो इन सबके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ताकि हमारी कंट्री में जो भी ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस करते हैं देखने में, चलने में या फिर किसी और प्रॉब्लम में, कम से कम उनको ये सुविधाएं आसानी से प्राप्त की जा सकें। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है प्रोजेक्ट बाल बसेरा के बारे में। बाल बसेरा प्रोजेक्ट क्या है और किससे रिलेटेड है? बोला जा रहा है ये एक तरीके क्रैच फैसिलिटी है जो कि वेलफेयर की बात करती है चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो यहाँ पर अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं वहां पर उनके जो वर्कर होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके लिए क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है। दूसरा बोला जा रहा है प्रोजेक्ट यहाँ पर सपोर्ट करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नन। सही आंसर है ए बी सी एफ डी, सही आंसर है सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। क्रैच फैसिलिटी क्या होती है? मान लीजिए एक माँ है जो बच्चे को जन्म देती है और फिर वो काम पर जाना स्टार्ट कर देती है, तो कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जहां पर बच्चे को रखा जा सके, उसको खिलाया जा सके और टाइम टाइम पर आकर माँ उस बच्चे को दूध भी पिला सके, तो उसको बोलते हैं क्रैच फैसिलिटी। तो ये प्रोजेक्ट बाल बसेरा जो है, कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए फैसिलिटी रहे ताकि माँ जो है वो बच्चे के पास में आकर उसको देख रेख कर सके। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहा है प्रोजेक्ट श्योर के बारे में। तो प्रोजेक्ट श्योर किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया प्रोवाइड कराने के लिए टाइमली इंफॉर्मेशन, अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसकी वार्निंग देने का मतलब है प्रोजेक्ट श्योर। इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम है प्रोजेक्ट श्योर। सेंसिटाइज करना इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द ओरल हेल्थ, यानी कि एक तरीके से जो मौखिक हेल्थ है उसके बारे में यहां पर बेसिकली लोगों को बताना। नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है। तो फिर स्टेटमेंट सही क्या है यहां पर? तो आंसर है यहां पर डी। इसका मतलब यहां पर यह कि टेक्सटाइल जो यहां पर बेसिकली जो टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है यहां पर जो स्मृति ईरानी जी के अंडर में है, इनके द्वारा श्योर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। श्योर प्रोजेक्ट का मतलब है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि फैशन इंडस्ट्री की तरफ को काम करना, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना ताकि हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें अपना रोल प्ले कर सके। तो इस प्रोजेक्ट को बोला गया श्योर प्रोजेक्ट। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं आंसर डी हो गया, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है। तो आंसर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट जलदूत के बारे में। तो जलदूत रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जल का मतलब पानी से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। तो पहला बोला गया कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI 2.0 रिपोर्ट यहां पर रिसेंटली अभी रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा। स्टेट वाटर पॉलिसी ऑफ मेघालय को जलदूत बोला जा रहा है। ए ट्रेवलिंग एग्जीबिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी कि चलते चलते यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताना, कुछ ऐसा एग्जीबिशन है यहाँ पर जो जलदूत बोला गया है। सेव वाटर डे, यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द कंट्री, उसको जलदूत बोला गया है। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका सी। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बेसिकली एक इस तरीके से गाड़ी है जो कि यहाँ पर अवेयरनेस फैलाएगी जल के बारे में, और इसको जलदूत बोला गया है। ठीक है, तो जो जलदूत है यहाँ पर ये चलती रहेगी, जगह जगह ये व्हीकल पहुंचेगा और फिर क्या वाटर को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करेगा। स्टार्ट किया गया यहाँ पर हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है, इनके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया ताकि जो पानी है उसके बारे में ध्यान रखा जा सके। और बोला जा रहा है यहाँ पर ये आने वाले टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन नेक्स्ट 2 मंथ में यहाँ पर ये विजिट करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आंसर यहां पर इसका सी हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर कुछ स्टेटमेंट है और उनको मैच करना है आप लोगों को। कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं और कहां पर ये पाया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला बोला गया फॉर्मिक एसिड, बोला जाता है लेमन में पाया जाता है, यानी कि नींबू के अंदर। नेक्स्ट बोला गया यहां पर ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये बोला जा रहा है स्पेनिश यानी कि पालक के अंदर पाया जाता है। तीसरा बोला गया यहाँ पर एस बोरिक एसिड, बोला गया आंट स्टिंग, यानी कि जो चींटी का डंक होता है उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बोला गया कर्ड, यानी कि दही में पाया जाता है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 3 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 2 and 4 ओनली, डी में बोला गया 1 and 4 ओनली। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका सी, यानी कि 2 and 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पर लेकिन फर्स्ट और यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
फॉर्मिक एसिड यहां पर कहां पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लेमन के अंदर नहीं, ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो याद रखिएगा दूध के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। दूसरा बोला गया यहां पर एस बोरिक एसिड के बारे में। तो यहां पर जो एस बोरिक एसिड है यहां पर ये टी यानी कि चाय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एस बोरिक एसिड जो पाया जाता है वो चाय के अंदर पाया जाता है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, जो यहां पर बेसिकली पृथ्वी है उस पर जो विंड फ्लो का पैटर्न है, यानी कि जो हवाएं चलती हैं उसको कौन यहां पर इन्फ्लुएंस करता है, ये आप लोगों को बताना है। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, यानी कि कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है और कहीं पर टेम्परेचर कम, जैसे कि इक्वेटर पर बहुत ज्यादा होता है पर लेकिन पोल पर काफी कम होता है। तो ये इसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से जो विंड फ्लो यानी कि हवा का प्रवाह होता है। कोरियोलिसिस फोर्स, तो यहां पर ये फोर्स जो होता है ये भी इंपैक्ट डालता है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये तो हो गया कि कहीं इक्वेटर पर आप लोगों को ज्यादा हीट देखने को मिलेगी, तो वहां पर जैसे जैसे हीट होती है तो देखिए क्या होता है, वहां पर जैसे हीट होती है तो हवा ऊपर उठ जाती है, वो गर्म होने के बाद में हल्की हो जाती है, फिर ठंडी हवा आकर उसकी जगह ले लेती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोसीजर बन जाता है जिसके बेस पर जो विंड है वो फ्लो होने लगती है। कोरियोलिसिस फोर्स, जैसे आप लोग दीपावली के टाइम पर चक्री चलाते हैं, तो जो चक्री चलाते हैं आप लोगों ने उसको घूमते हुए देखा होगा, तो जैसे वो घूमती है तो उससे ऐसे छुटकर यहाँ पर पतंगे ऐसे 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 गिरते हुए नजर आते हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोरियोलिसिस फोर्स इसी तरीके से यहाँ पर इंपैक्ट डालता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर काफी इंपैक्ट डालता है जो विंड का फ्लो होता है उसके ऊपर। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अपनी थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिए। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप लोग अच्छे से अपने आप को इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूज कर पाएंगे अपनी एनर्जी को। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। सारे लेक्चर की पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को लेक्चर वगैरह मिल जाते हैं अगर यूट्यूब में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो। और बाकी यूट्यूब ये है सारी चीजें जहां पर भी आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं रह सकते हैं। मेरी वीडियो जो भी आज जो है यहाँ पर जो मेरे सारे जो भी यहाँ पर लिंक है आप लोगों को मेरे साथ में कनेक्ट होने के लिए, तो अगर मेरे साथ में कनेक्ट होने चाहते हैं सारे लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।